क्या हो कि आप सुबह अपनी शॉप पे जाएँ, जाके उसको खोलें, उसके सामने आपको एक हेलमेट पड़ा हुआ नज़र आए। आप बड़े खुश हो कि हेलमेट मिल गया। जब आप उसको उठा के देखें, तो आपकी हैरत की इंतहा ना रहे कि उसके अंदर एक सर भी हो और आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, वूमिट होना शुरू हो जाए। ऐसे ही होता कुछ एक बंदे के साथ और वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करता। पुलिस आती है, आके उस हेलमेट से सर बाहर निकालती है, तो देखती है कि वो किसी लड़की का सर है जिसकी उम्र कोई 37 से 38 साल है। उसके बड़े-बड़े बाल भी हैं। पुलिस उस सर को हॉस्पिटल भेज देती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजने के बाद नाजरीन ग्रामी उस इलाके से ऐसे ही प्लास्टिक के और भी 2-3 बैग मिलते हैं। पुलिस उसको भी सिविल हॉस्पिटल भेज देती है। तो ये कहानी है क्या, चले जाके शुरू से शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती केस के बारे में। श्रीमती सेठी केस एक औरत का है जिसकी 37-38 साल उम्र थी और उसको कत्ल करके उसके 29 पीस कर दिए गए और 29 पीस करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करके 29 प्लास्टिक के बैगों में भरे गए और शहर के अलग अलग इलाके में फेंके गए। तो नाजरीन ग्रामी, कर्नाटक के ज़िला में एक बंगलुरु शहर पड़ता है। नाजरीन, 12 मई 2011 को यहाँ पे एक इलाका है जिसका नाम है कारी इलाके में एक कारी पार्क पड़ता है। वहाँ पे एक दुकानदार अपनी दुकान पे जाता है। सुबह वो अपनी दुकान खोलता है तो उसको सामने कूड़ा करकट के ढेर पे एक हेलमेट नज़र आता है। वो हेलमेट को उठाता है तो उसमें एक औरत का सर होता है। तो उसकी हालत तो ख़राब हो जाती है। वो बाकी दुकानदारों को भी पास बुलाता है और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आ जाती है। उनको 2 बैग प्लास्टिक के और नज़र आते हैं। पुलिस उनको सिविल हॉस्पिटल भेज देती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। नाजरीन ग्रामी, नामालूम बंदों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है इस कारीनगर इलाके में। तो नाजरीन ग्रामी, FIR दर्ज होने के बाद अब पुलिस जो होती है वो मुलजिमों को ढूंढना शुरू कर देती है और साथ में बाकी के इलाकों में भी ये रिपोर्ट कर देती है और लोकल पुलिस को, शहर की बाकी पुलिस को, कि अगर कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए या इस तरह के प्लास्टिक बैग के टुकड़े मिले तो हमें लाजमी बताया जाए। यूँ नाजरीन ग्रामी, साथ के इलाके में एक बंदा शाम को जाता है थाने में और जाके FIR दर्ज करवाता है कि मेरी बहन कल से लापता है और वो नहीं मिल रही। तो पुलिस वाले उसका नाम पूछते हैं। वो नाम बताता है श्रीमती सेठी। नाजरीन ग्रामी, श्रीमती सेठी की FIR दर्ज कर ली जाती है। वो लोकल पुलिस जो होती है कारीनगर पुलिस को बताती है कि यहाँ पे एक बंदा FIR दर्ज करवाने आया। कारीनगर की पुलिस उस बंदे को अपने थाने में मंगवाती है और पूरी डिटेल लेती है लड़की के बारे में, उम्र पूछती है, सब कुछ पूछती है। पूछने के बाद उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाती है। जब हॉस्पिटल में उस लड़की का सर दिखाया जाता है तो वो बंदा दुखी हो जाता है और रोना शुरू हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये मेरी बहन है, इसका नाम श्रीमती है। यूँ नाजरीन ग्रामीण, पुलिस जो होती है उसको थाने में लेके आती है वापस और उसका बयान दर्ज करती है और पूछती है कि तुम्हारी बहन किस जगह पे रहने वाली थी और इसके साथ क्या हुआ, ये कब की गुम थी। तो वो बताता है कि कल 11 मई की ये गुम थी। ये एक इलेक्ट्रिक दुकान इसने बना रखी थी, इसने वहाँ पे अपने शागिर्द रखे हुए थे। तो ये सुबह 9 बजे टावर नगर इलाके से, इसका अपना घर था टावर नगर इलाके में, वहाँ से ये दुकान पे जाती थी। तो ऐसे ही ये दुकान पे गई। तो कल ये सुबह निकली दुकान पे जाने के लिए, लेकिन दुकान पे नहीं पहुंची। आधे घंटे बाद शागिर्दों ने कॉल करी तो इसकी कॉल नहीं जा रही थी, नंबर बंद था। तो ऐसे ही शागिर्दों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने भी ट्राई किया, नंबर बंद था। मैंने बाकी रिश्तेदार बहन भाइयों को भी फ़ोन किया, लेकिन पता चला ये किसी के पास नहीं गई। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये पैसे वाली थी या कैसे थी। वो बताता है कि इसके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा था। पहले ये मेरी फुफ्फो के पास टावर नगर इलाके में रहती थी, लेकिन बाद में इसने अपनी शॉप खोली और शॉप खोलने के बाद पैसा काफ़ी ज़्यादा आया तो इसने अपना घर बना लिया और इसने एक बंदे से शादी करी, जिसकी शादी में हम शरीक हुए थे, हमने खुद करवाई थी। लेकिन इसकी शादी वो 2 साल चली, उसके बाद इसकी शादी टूट गई। फिर इसने हमारे एक रिश्तेदार दूर का था, उससे शादी करी, उससे शादी भी 2-3 साल चली, वो शादी भी टूट गई। उसके बाद इसने अकेले रहना ही शुरू कर दिया और ऐसे ही ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। और एक और बिजनेस भी करती थी जो था लोगों को सूद के ऊपर पैसे उधार देना। तो ये पैसे लोगों को उधार देती थी और कर्ज वापस आने पे सूद समेत वापस भी ले लेती थी। तो ये 2 कारोबार करती थी। तो अब पुलिस जो होती है अब क्या करती है कि इसके पहले शौहर को उठा लेती है, उसको गिरफ्तार करती है, उससे काफ़ी पूछ-गूछ करती है। वो कहता है कि जब से मैंने इसे डिवोर्स दी, मैंने कभी इसको फ़ोन नहीं किया, कभी इससे राब्ता नहीं किया, मिला नहीं, मेरा इससे कोई तल्लक वास्ता नहीं। पुलिस उसकी लोकेशन भी निकाल के देखती है, उसकी लोकेशन ना उसकी दुकान के दाएँ-बाएँ आती है, ना घर के दाएँ-बाएँ आती है, काफ़ी दूर इलाके में आती है। पुलिस उसको छोड़ देती है। अब
पुलिस उसके दूसरे शोहर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है उसका दूसरा शोहर चोरी चकारी के केस में जेल के अंदर है। पुलिस वहाँ पे जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। वो कहता है कि भला मैं क्यों उसको कत्ल करूँगा, मेरा उसके साथ क्या रंज था। तो यहाँ पे आप लोगों को बताते चलें कि ये श्रीमती ने जो अपने दूसरे शोहर से डिवोर्स ली थी, वो ली भी इस वजह थी कि उसका करैक्टर ख़राब था, उसके ऊपर काफ़ी FIR वगैरह हो रही थी, वो चोरी चकारी करता रहता था। तो वो भी बेकसूर निकल, पुलिस उसे भी छोड़ देती है और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस उसके घर में आती है, तलाशी लेती है। लेने के बाद अब पता चलता है कि वो जिन लोगों को पैसे देती थी, तो वो पैसों का हिसाब कैसे रखती। तो शागिर्द बताते हैं कि वो एक डायरी पे लिखती थी। पुलिस आती है घर में तो वो डायरी नहीं मिलती, दुकान की तलाशी लेती है, दुकान से वो डायरी मिल जाती है। वहाँ पे जितने लोगों को कर्जा दिया हुआ था, पुलिस उनमें से 20 बंदे सेलेक्ट करती है। सेलेक्ट करने के बाद इंटेरोगेट करती है, लेकिन नाज़रीन ग्रामी वो 20 के 20 बंदे ही बेकसूर निकलते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो सारा सिलसिला हो रहा है, ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसको भी ज़्यादा दिन नहीं लगे। ये 3-4 दिन के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। 3-4 दिन के अंदर ही पता लगा रहे हैं पुलिस वाले। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके घर की CCTV फुटेज लेते हैं, देखना शुरू कर देते हैं कि सुबह 9 बजे घर से निकली, इसके बाद किधर गई। तो अब पता चलता है कि वो रोज़ सुबह अपनी कार से जाती है, लेकिन आज क्या CCTV कैमरे से पता चलता है कि वो तो अपनी बाइक पे जा रही है। तो पुलिस वाले उसके घर के दाएं बाएं जो कैमरे होते हैं वो सारे निकालते हैं। निकालने के बाद वो जिस इलाके से होती हुई गुजरती हुई अपनी दुकान पे जाती है, सारे CCTV कैमरे निकाल रहे होते हैं। वो कैमरे में आ रही होती है उसकी स्कूटी, लेकिन रास्ते में वो अपनी दुकान के ऊपर जाने की बजाय एक दूसरे इलाके में टर्न ले लेती है, जो कि नागौरी इलाका होता है। नाज़रीन, पुलिस भी उस इलाके में टर्न लेती है, कैमरों के पीछे पीछे उसके पीछे जा रही होती है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि वो आगे थोड़े से सुनसान इलाके में जाने के बाद जिधर कैमरे नहीं लगे होते, उसकी स्कूटी भी गायब हो जाती है, वो भी गायब हो जाती है। पुलिस को फिर निराशा हाथ लगती है। अब पुलिस ने वहाँ की जाके CCTV फुटेज लेनी शुरू कर दी, जिस जगह पे वो पहले टुकड़े मिले थे, कारी पार्क के पास। तो पुलिस को एक साथ पेट्रोल पंप नज़र होता है। उस पेट्रोल पंप से पुलिस देखती है कि ये टुकड़े कौन फेंक के गया। तो रात के वक्त एक बंदा बाइक पे आता है, होंडा बाइक पे, तो वो टुकड़े फेंक के जाता है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अंधेरा होने की वजह से वो बंदा नज़र नहीं आता और उसकी स्कूटी का नंबर भी नज़र नहीं आता। यूँ पुलिस को यहाँ पे भी निराशा हाथ लगती है, लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। ऐसे ही पुलिस फिर सारी चीज़ पे नोटिस करती है कि कुछ तो हमसे छूट रहा है। तो पुलिस का जो ऑफिसर होता है, तफ्तीशी ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, वो सारी फुटेज दोबारा देखता है। वो क्या देखता है कि नागौरी इलाके में, जिस इलाके में ये श्रीमती जा रही होती है, उस इलाके में ये रास्ते में 2-3 सेकंड के लिए एक जगह पे रुकती है, अपनी बाइक के ऊपर बैठी हुई ही रोड के ऊपर, कि दूसरी साइड पे एक बंदा होता है, उस बंदे से ये कुछ बात करती है और अपनी बाइक को फिर ले जाती है। तो थोड़ा सा आगे नज़र जाके पता चलता है कि वो बाइक वाला फिर उसके पीछे बाइक मोड़ के अपनी लगा लेता है। इस दफ़ा पुलिस क्या नोटिस करती है कि वो जो बंदा टुकड़े फेंक के रात को गया था कारी नगर पार्क के पास, तो उस बंदे की वजाहत जो थी वो इस बंदे से मिल रही थी। उस जगह पे अंधेरा था, नज़र तो नहीं आ रहा था। उसके पास भी होंडा की बाइक थी, तो इस बंदे के पास भी होंडा की बाइक थी। अब पुलिस को इस बाइक का नंबर भी अच्छी तरह नज़र आ जाता है। पुलिस इस नंबर की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है ये नंबर जोसेफ सनसम के नाम पे है। तो पुलिस इसका एड्रेस निकलवाती है। तो एड्रेस निकलवाने के बाद पुलिस इसके घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है तो आगे से यही जोसेफ सनसम बंदा जो होता है वो दरवाज़ा खोलता है। नजरीन, आपको बताते चलें कि वो जो डायरी मिली थी, डायरी में भी इसका नाम लिखा था, लेकिन इसका नाम समसम लिखा हुआ था, जिस वजह से पुलिस को और काफ़ी शहर के बंदे जो समसम के नाम के थे वो मिले थे, लेकिन किसी का पता नहीं चल सका था। यूँ ये बंदा बच गया। तो पता चलता है ये बंदा जो है ये कसाई है काम से। तो पुलिस वाले उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो बाहर निकलता, पुलिस को देख कर दरवाज़ा बंद कर लेता। पुलिस जो होती है दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाती है तो क्या देखती कि वो अपने सर में छुरे मार रहा होता है। पुलिस जल्दी जल्दी उसको पकड़ती है, हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वो 3-4 दिन हॉस्पिटल लेता है। 17 से 18 मई को उसको छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे थाने ले आती है। वो कहती है हाँ भाई काकी अब हमें स्टोरी सुना पूरी। तो वो पहले चूँ चूँ करता है, नहीं मानता। पुलिस फिर मना लेती है, स्टोरी सुनाता। स्टोरी कुछ यूँ होती है कि इसने उससे 1 लाख रुपया कर्जा लिया होता है होटल खोलने के लिए। यूँ ये मोबाइल होटल खोलता है, मीट का काम तो इसका पहले ही होता है। ये एक कुक रखता है, कुक
رکھنے کے بعد ناظرین کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے. یہ ناظرین گرامی سور کا میٹ بیچتا ہے. ناظرین اس کا گوشت کاروبار کا پہلے ہی ہوتا ہے. اس کا ہوٹل چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کوک کی وجہ سے. تو اس نے ₹1,00,000 قرض لیا ہوتا ہے. یہ آہستہ آہستہ کر کے ₹40,000 اس کو واپس کر دیتا ہے. ₹60,000 باقی رہ جاتا ہے. تو کوک ایک دن اپنے گھر جاتا ہے اپنے والدین سے ملنے اور واپس ہی نہیں آتا. یوں اس کا کاروبار موبائل ہوٹل جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس سے اس طرح کے کباب نہیں بنتے, اس طرح کا سالن نہیں بنتا. اس کا ہوٹل آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے پیسوں کی قسط نہیں دی جاتی. اب یہ جو شریمتی لڑکی ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جس بندے کو پیسے دے دے اور پیسے وہ واپس نہ کرے ٹائم کے اوپر, تو یہ اس کو کافی جا کے عزت وغیرہ بھی کرتی ہے. ایسے ہی یہ 2-3 دفعہ اس کے ساتھ کر چکی ہوتی ہے. اس دن بھی یہ اس کو فون کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں, تم نے مجھے پیسے دینے نہیں تو میں تمہیں ذلیل کروں گی. یہ سوچتا ہے کہ اگلے دن میں گھر سے نکل جاؤں گا, یہ آئے گی, آ کے بول بول کے چلی جائے گی. اب انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس سے اپنے گھر کا کرایہ بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا اور مکان مالک نے اس کو گھر خالی کرنے کا بھی بول دیا ہوتا ہے. تو ناظرین اب یہ شریمتی جو ہوتی ہے اس کے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر سے نکلا ہوتا ہے کہیں جانے کے لیے, لیکن راستے میں شریمتی اس کو دیکھ لیتی ہے. دیکھنے بعد اس کو کہتی ہے کہ واپس آؤ گھر, میں تمہارے گھر ہی جا رہی. یوں یہ بائک موڑتا ہے, اس کے پیچھے لگا لیتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے. گھر آنے کے بعد یہ اونچی اونچی آواز میں شریمتی کافی اس کو بے عزت کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی کھڑی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے وکٹوریا. تو وہ بھی ساری اس کی بےزتی ہوتی سن رہی ہوتی ہے. اس کو غصہ آتا ہے, یہ غصے میں ایک ڈنڈا اٹھاتا ہے, اس کے سر میں دے مارتا ہے. تو وہ وہاں پہ بے ہوش ہو کے گر جاتی. اب اس کی بیوی کرے تو کرے کیا. اب بیوی بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی. یوں یہ دونوں میاں بیوی لاش کو کھینچتے ہیں, ابھی وہ مری نہیں ہوتی, اس کو واش روم کے پاس لے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے یہ میٹ کا کام تو پہلے ہی کرتا ہے, اس کے گھر میں بڑے بڑے چھرے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں. یہ آ کے اس کا گلا ذبح کر دیتے ہیں اور کاٹ لیتے ہیں. کاٹنے کے بعد سر علیحدہ رکھ دیتے ہیں, گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں اور شہر میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسے کرتا ہے کہ اس کی اسکوٹی میں بھی 2-3 شاپر رکھ دیتا ہے اور رکھنے کے بعد ایک گراج کے سامنے اس کی سوزوکی کھڑی کر رہا تھا رات کو, اور باقی کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے شہر میں پھینکنا شروع کر دیتا ہے الگ الگ طریقے سے. تو یہ ساری رات لگا کے آدھے ٹکڑے پھینکتا ہے, آدھے آگے والی رات پھینکتا ہے. ایسے 2 دن لگا کے یہ 29 پلاسکٹ کے شاپر پھینکتا ہے پورے شہر میں الگ الگ کالونیوں میں. تو 29 شاپر پولیس کو مل چکے ہوتے ہیں. آخری شاپر پیرو کا ہوتا ہے, وہ بھی مل چکا ہوتا ہے, وہ بھی ملا نہیں ہوتا, اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ملتا ہے. تو ناظرین اب اس کا جو لاش تھی وہ پوری ہو چکی تھی. پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد پولیس جو ہوتی ہے لاش وارثوں کے حوالے کر دیتی ہے. وارث اس کا انتم سنسکار کر لیتے ہیں. اب پولیس اس جوزف سنسم کو اس جگہ پہ لے کے جا رہی ہوتی ہے جس جگہ پہ اس نے سارے ٹکڑے پھینکے ہوتے ہیں اور سب کچھ برآمد کر رہی ہوتی ہے. تو سارا کچھ برآمد تو پہلے یہ کروا چکا ہوتا ہے. تو پولیس کو لگتا ہے اس کے بیہیویئر سے, اس کے رویے سے, کہ اس کو کسی چیز کا دکھ یا پچھتاوا نہیں ہے کہ جو اس نے کرا ہے. یوں پولیس سیشن کورٹ میں اس کی 4 شیٹ جمع کرواتی ہے. یہاں پہ 28 اغوا لگتے ہیں. ناظرین گرامی 28 اغوا لگنے کے بعد سیشن کورٹ جو ہوتی ہے اس کی بیوی کو گرفتار کر لیتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو شریمتی اس دن ان کے گھر آئی تھی تو اس نے سونا وغیرہ بھی پہن رکھا تھا. ان لوگوں نے اس کا وہ سونا وغیرہ بھی اتار لیا تھا جس میں 8 انگوٹھیاں تھی اور اس کا سونے کا سیٹ وغیرہ بھی تھا جو اس نے گلے میں پہنا ہوا تھا. یوں اس نے یہ اپنے ایک دوست راجو کو سستے داموں میں بیچا تھا. پولیس راجو کو بھی گرفتار کر لیتی. اس کی بیوی اپنے میکے جا چکی ہوتی ہے گھر کو تالے شالے لگا کے تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور نہ پکڑی جائے. تو پولیس اس کو بھی گرفتار کر لیتی ہے اور اس کو پہلے ہی گرفتار کیا ہوتا ہے. تو سیشن کورٹ میں ان کا فیصلہ آتا ہے. فیصلہ کچھ یوں آتا ہے کہ ان کا جو دوست ہوتا ہے راجو, اس کو 6.5 مہینے کے لیے جیل ہوتی ہے کیونکہ اس نے چوری کے گہنے لیے ہوتے ہیں, اس کا کوئی اور جرم نہیں ہوتا. اب بیوی نے لاش کو ٹکانے لگانے کے لیے ہیلپ کری ہوتی ہے اور اس کے سامنے قتل ہوتا ہے. تو ناظرین گرامی پولیس جو ہوتی ہے, عدالت جو ہوتی ہے, بیوی کو اور شوہر کو سزا دیتی ہے عمر قید کی. اب یہ دونوں اندر ہے اور 35 ہزار روپیہ جرمانہ بھی کرتی ہے. تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ جج آرڈر لگاتا ہے کہ 75,000 روپیہ یہ جو شریمتی کی ماں ہے تم لوگ اسے ہرجانے کے طور پہ دو گے, جرمانے کے طور پہ. اب 75,000 وہ جرمانہ لگا ہوتا ہے, 35,000 ان لوگوں نے عدالت کو جمع کرانا ہوتا ہے. تو اس کیس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اسٹوری اچھی لگے تو سبسکرائب اور اللہ حافظ.